नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में रिवर्स टॉक का एक और एपिसोड। आज बातचीत कर रहे हैं जो यूजुअली सवाल के तौर पे हम सबसे पूछा जाता है, कई बार तो बम्बार्डिंग कर दी जाती है। जो भी अम्बेडकराइट पोजीशन से बात करते हैं या जो भी दलित पॉलिटिक्स को लेकर के एक खास अलग नजरिया और जो नैरेटिव वार से चीजों को अलग देखते। इस बार बहाना बना है आरपीआई के नेता जयदीप कवाड़े। जोगेंद्र कवाड़े आरपीआई के बड़े प्रभावशाली नेता हुआ करते थे और कभी सांसद हुआ करते थे, उनके बेटे हैं। तो आज योगेंद्र कवाड़े साहब का विरासत उनकी ओर है। उन्होंने ट्वीट किया, गुरु गोलवलकर आरएसएस के दूसरे प्रमुख की जयंती पर बधाई दे दी। बस बवाल मच गया महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में बधाई दे दी मैं अभी कह रहा हूं, आगे ये सच है या नहीं ये आप तय करिएगा, क्योंकि उनका स्टेटमेंट भी आया है, खंडन भी आया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उसके बाद महाराष्ट्र में पूरे एकदम से खलबली मच गई और लोगों ने खास करके एक रिपब्लिकन पार्टी के या रिपब्लिकन धारा के एक नेता के द्वारा आरएसएस के पूर्व प्रमुख की जयंती पर बधाई देने के खिलाफ काफी चर्चा हुई, आवाजें उठाई, काफी निंदा की। जब दबाव बना तब कवाड़े साहब ने, जयदीप कवाड़े, उन्होंने कहा कि ये उनका ट्वीट वो कंप्लेन करेंगे, उसकी इंक्वायरी मांगेंगे। उन्होंने कहीं भी किसी सोशल मीडिया पर कोई ये बात इस तरह का कोई पोस्ट नहीं किया था। हालांकि आप खुद देखिएगा कि वो जो बयान दे रहे हैं उसमें गुरु गोलवलकर का नाम लेने में क्यों हिचक रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं कि वो कौन सा ट्वीट है या कौन सा फेसबुक पोस्ट है या कौन सा पोस्टर है। पोस्टर में चूंकि आज थोड़ा जल्दी देर हो गई थी, आज बकरीद भी है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आने में देर हुई इसलिए मैं पोस्टर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बयान फिलहाल दिखाता हूँ, और बातचीत करते करते यदि वो आ गया उनका पोस्टर सामने तो वो भी दिखा दूंगा। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि जो आरोप लगता है कि दलित समुदायों ने, दलित जातियों ने, दलित मतदाताओं ने बीजेपी को सेंटर में बना रखा है, वह इससे ये तय होता है कि ये आरएसएस के साथ एक बड़ा मास उसके विचारधारा के साथ नहीं है, उसके साथ किसी भी तरह से, उसके अपने नेताओं के साथ भी जो यदि इस तरह से किसी भी कारण से वहां दिखाई पड़ते हैं तो उसके साथ सहमति नहीं रखता है। और ये वही दबाव तंत्र है जिसके कारण जयदीप कवाड़े को अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ा और बताना, सफाई देनी पड़ी। तो हम इस पर बात करेंगे कि अम्बेडकरवादी जो धारा की जो राजनीति है उसको और थोड़ा ब्रॉडर कर दें। हालांकि दलित राजनीति कर देते हैं, तो जो दलित राजनीति है वो कहाँ है, किस स्पेस पे है, उसके नेता हैं वो किन मजबूरियों में, किस स्ट्रेटजी में या विचारधारा के साथ, सहमति के साथ काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सवाल बहन जी पे भी उठते हैं, मायावती पे उठते हैं, इसमें बहुत सारे सवाल जीतन राम मांझी से हैं, चिराग पासवान को कहें कि नहीं हम अम्बेडकरवादी धारा में, तो लेकिन दलित पॉलिटिक्स तो मैं कह ही रहा हूं। तो हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल है, समझेंगे, राजनीति को भी समझेंगे और इस पूरे मसले को भी समझेंगे। अपने पैनल को मैं जोड़ रहा हूं। हमारे साथ हैं फिलहाल राजेंद्र प्रसाद जी। थोड़ा सा आपका चेहरा अब ये कट रहा है सर, आधा, हाँ अब ठीक है। बड़े विचारक चिंतकों में से एक, अभी हाल ही में इनकी किताब आई संत गाडगे बाबा पर, एक और किताब का लोकार्पण हुआ। देखिए जब आप जल्दीबाजी में आते हैं तो किताब वो खुद ही बता देंगे, नाम मैं भूल रहा हूं। और बाबूजी पे भी एक किताब है, जगजीवन सर आपकी ओर आऊंगा तो अभी म्यूट है आपका। और तो इनसे समझेंगे, काफी बारीक नजर रखते हैं दलित राजनीति पर भी और दलित चिंतन पर भी। हमारे साथ हैं हेमंत कुमार, एज यूजुअल हमारे प्रिय मित्रों में से एक, बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार। आप स्त्री काल के दर्शक इन्हें जानते, समझते, सुनते रहे। हमारे साथ हैं विजय सोनवने सर, इनसे भी स्त्री काल के दर्शक परिचित हैं और अम्बेडकरवादी चिंतन में एक जाना माना नाम है। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, हमने आमंत्रित किया है, जुड़ भी सकते हैं, और कुछ लोग ट्रैफिक में, कुछ चीजें हो जाती हैं, और आज ऐसे भी बकरीद है।
बहुत दुखी हैं लोग। इस देश में एक मोदी जी का पुराना वीडियो दिखाई पड़ रहा है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में मांसाहार भी लोग करते हैं, और जो मांसाहार करते हैं उनकी महंगाई को लेकर बड़े चिंतित हैं, मांस की महंगाई को लेकर। और वो कह रहे हैं, तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और तब वो कह रहे हैं कि इसकी, और आप जानते हैं कि मांस का व्यापार में किन लोगों, कौन से लोग बड़े पैमाने पे हैं। तो खैर वो है, लेकिन आज लंबा लंबा ज्ञान मिल रहा होगा, जो लोग सोशल मीडिया पे ज्ञान लेते रहते हैं। अचानक से एक बड़ा समूह अहिंसक भी हो बैठा होगा, लेकिन फिर भी त्योहार है और त्योहार में व्यस्तताएं भी होती हैं, तो कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। फिलहाल हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के पहले एक बार जो जयदीप कवाड़े ने सफाई दी है उसको देखो। काल संध्याकाळपासून माझ्या नावाने काही खोट्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। आज दिवसभरात संपूर्ण राज्यभरातून त्यांच्या भीमसैनिकांचे मला फोन आलेत आणि त्यांनी मला विचारलं की आपल्या नावाने जयदीपभाई अशा प्रकारच्या काही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे। मला तमाम आपल्या आंबेडकरी चळवळीच्या सर्व भीमसैनिकांना, रिपब्लिकन चळवळीच्या सर्व भीमसैनिकांना सांगायचं आहे की माझा जो अधिकृत फेसबुक पेज आहे जयदीप कवाडे या नावाने, ज्याच्यावरून मी आता आपल्या सर्वांशी संवाद साधत आहे, हा माझा अधिकृत फेसबुक पेज असून माझ्या या अधिकृत फेसबुक पेजवरून कोणत्याही प्रकारच्या अशा प्रकारचे बॅनर किंवा सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट करण्यात आलेलं नाही आहे। मी इंस्टाग्रामवर देखील माझ्या सोशल मीडियाच्या टीमला विचारलेलं आहे। माझ्या सोशल मीडिया टीमने स्पष्ट सांगितलेलं आहे की माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून देखील कोणत्याच प्रकारची अशी पोस्ट टाकण्यात आली नसून हे जे जाणून बुजून बॅनर एडिट करून, पोस्ट एडिट करून हे जो काही प्रकार चालू आहे, या सर्व प्रकाराचा मी जाहीर निषेध करतो। आणि निश्चितपणे उद्या मुंबई येथे आमच्या पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाची लीगल जी सेलची टीम आहे, आमच्या वकिलांची जी ॲडव्होकेट लोकांची जी टीम आहे, ती उद्या निश्चितपणे मुंबई येथे सायबर क्राईमला याची अधिकृत तक्रार करणार असून मी परत एकदा सांगतो आहे की माझा जो फेसबुक अकाउंट आहे, ज्याच्यावरून मी आता आपल्या सर्वांशी संवाद साधत आहे, हा माझा अधिकृत फेसबुक अकाउंट असून आणि माझा इंस्टाग्रामचा देखील जयदीप कवाडे 23 या नावाने जो अकाउंट असून माझ्या अधिकृत अकाउंटवरनं अशा प्रकारचा कोणताही बॅनर पोस्ट करण्यात आला नसून हा जो खोटा प्रचार करत आहेत, बॅनर एडिट करून केलेला हा जो प्रकार आहे, या सर्व प्रकाराचा मी निषेध करतो। आणि उद्या आमच्या पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाची लीगल सेलची जी आमची टीम आहे ती उद्या या संदर्भात साइबर सेल, साइबर क्राइम ला उद्या आम्ही अधिकृत। जी, तो ये दबाव पड़ता है सर। हालांकि इसमें एक बार भी इन्होंने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार भी कह देते कि गोलवलकर साहब के बारे में ये टिप्पणी थी, आप विचारधारा के बारे में कोई टिप्पणी कर देते और उसके बाद कहते कि हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरी सफाई में, यहां तक कि वो मुकदमा करने तक के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ट्वीट या पोस्टर या पोस्ट क्या था, थोड़ी देर में हम हो सकता है शो कर दें बात करते करते, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। सबसे पहले विजय सर आपसे ही शुरू करते हैं। आप अभी महाराष्ट्र में बैठे भी हैं, हालांकि आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र से बाहर रहते हैं, तो ये पूरे प्रकरण को सब थोड़ा और, यदि हमारे कुछ छूट गया हो मुझसे तो और स्पष्टता से बात करते हुए, सबसे पहले कि क्या दबाव बना कि इन्हें पीछे हटना पड़ा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि इससे ये तो तय है कि एक बड़ा समूह कम से कम महाराष्ट्र में तैयार नहीं है आरएसएस की विचारधारा को इंडोर्स करने के लिए, अपने नेताओं पर दबाव भी बनाता है, फिर भी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ, खासकर इनके अब तो जोगेंद्र कवाड़े सर भी वहां हैं, बीजेपी के करीब हैं, और शायद तो वो नेता ऐसा डिसीजन कैसे लेते हैं विजय सर? सभी लोगों को लगा कि प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े जी का जो ग्रुप है, जो रिपब्लिकन नाम साथ में रखता है, रिपब्लिकन का एक धड़ा उनके कंट्रोल में है,
तो उन्होंने पिछले कुछ इलेक्शंस में उनका बीजेपी के साथ समझौता रहा है। तो इस तरह का ट्वीट जब आया तो सबको लगा कि ये इन्होंने खुद किया होगा। तो लोग बड़े आहत हुए कि जो रिपब्लिकन नाम से राजनीति करते हैं वो इस तरह की पोस्ट कैसे कर सकते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी के कंप्लीट विरुद्ध हो। तो इससे लोग बड़े आहत हुए। लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उससे ये हुआ है। आमतौर पे ऐसा होता है कि राजनीति करना, दलित के लिए राजनीति करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बहुत असमानता है। इसलिए दलित नेताओं को राजनीति में रहने के लिए कई कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस का आइडिया कई लोगों को होता है, इसलिए आम दलित आदमी किसी दलित नेता को ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते। मगर कल जो हुआ वो बड़ा एक्सेप्शनल था। सब लोगों का जैसे मतलब सब्र का बांध टूट गया और लोगों ने बहुत इनके खिलाफ लिखा और इनको फोन भी किए होंगे, जैसे उनके इंटरव्यू से पता, फेसबुक पोस्ट से पता चलता है। तो उसका दबाव बना और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो हम आशा करते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है और वो जो कह रहे हैं वो सही है। इससे ये दिखता है कि आम्बेडकराइट जो है, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस जो है वो कितने स्ट्रांग है आम आम्बेडकराइट के, ये दिखाई देता है। यही तो सवाल लेके आज हम बैठे हैं, यही तो डिस्कशन में खोलने जा रहे हैं। छोटी टिप्पणी और कर दीजिए, फिर हम और आएंगे तो और विस्तार से आपसे बात करेंगे कि भाई दबाव समूह ऐसा है, लेकिन नेता उधर हैं, मैक्सिमम नेता उधर हैं, और जो इधर हैं उनकी जो कांग्रेस की तरफ है उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल है। आम जनता चाहती है कि जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो गोल बनाए हैं अपनी रिपब्लिकन पार्टी थ्रू, उसका अमल हो। इसलिए सब लोग जो है आइडियोलॉजिकली बिल्कुल शुद्ध रहे। और गोलवर जी के जो विचार है उससे आम्बेडकराइट काफी अच्छी तरह से वाकिफ है। महाराष्ट्र के एक विचारवंत डॉक्टर राव साहेब कस्बे ने गोलवलकर की जो किताब है विचार धन, उसके ऊपर उसका अच्छा एनालिसिस किया है और विचार धन का एनालिसिस करने वाली वो आज तक की सबसे बढ़िया किताब मानी जाती है। तो उसमें डॉक्टर राव साहेब कस्बे ने ये पूरा बता दिया है कि गोलवलकर जी के विचार जो थे वो बड़े प्रतिगामी विचार थे, और वो जो विचार है वो संघ की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी वो बुनियाद है। तो इस तरह के विचारों के प्रति अगर कोई आम्बेडकराइट अपनी श्रद्धा व्यक्त करे तो उसके ऊपर उसका लोगों को गुस्सा आना वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। जी, ये तो ठीक है, लेकिन आते हैं आपकी और फिर दोबारा हेमंत सर आपके पास, पहले राजन सर के पास जाते हैं, उसके बाद आपकी ओर आएंगे कि ये मसला महाराष्ट्र का है, उस पर आप टिप्पणी करेंगे ही करेंगे, आप रिपब्लिकन राजनीति को भी जानते समझते रहे, लेकिन ये पैन इंडिया सवाल भी है। और पैन इंडिया सवाल ये है कि ऐसा लगता है आज भी जो संख्या है समर्थकों की इनकी मतलब बीजेपी के मतलब एनडीए के समर्थकों की, वो उतनी नहीं है जितना सवर्ण वोटर बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन नेता वहां है। ये कैसे हो पा रहा है, ये क्यों हो रहा है राजन सर? और बहन जी पे भी तो सवाल उठते ही रहते हैं कि वो टैक्टिकल सहयोग करती हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक नमस्कार। आपने जो प्रश्न उठाए हैं वो बड़े ही प्रासंगिक हैं। आवाज जा रही है मेरी? हेलो, आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आपने जो सवाल उठाए हैं वो प्रासंगिक है, लेकिन उसके पहले हम उसके तह पे ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जस्टिस रानाडे के जन्मदिन पर एक स्पीच दिया था, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग सिद्धांत को मान लेते हैं कि सब कुछ है, लेकिन सिद्धांत को फलने फूलने के लिए कई तत्व जिम्मेदार होते हैं।
और उन तत्वों का अभाव हमारे नेताओं के पास रहता है कि उनको कैसे ग्रास रूट तक जाए, उनको संगठन का अभाव रहता है, उनके पास धन का अभाव रहता है, तो वो कंप्रोमाइज करते रहते हैं। और वो बाबा साहब की जिंदगी में ही ये सारी चीजें होने लगी थी। उनके अधिकतर सहयोगी उस समय भी कांग्रेस में जाने लगे थे, क्योंकि दलितों के पास जब तक सत्ता का संरक्षण नहीं रहेगा वो बिल्कुल हैव नॉट्स हैं, वो आगे नहीं जा सकते हैं। ये उस समय भी स्थितियां थी और उस सरकार ने दलितों के लिए किया भी। बाबा साहब को संविधान सभा में ले गई, कानून मंत्री बनाया और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया। तो ये एक जो बुनियाद पड़ी दलितों के उत्थान की। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे ही कांग्रेस सरकार ने उनकी सुविधाओं में कटौती, क्योंकि समाज तो नहीं मानता था लेकिन सरकार उनके पक्ष में खड़ी रहती थी, पर आज जो स्थितियां बनी हुई हैं वो सरकार खड़ी नहीं है उस रूप में। और नेता जो हैं वो सरकार क्या करती है, जो सत्ताधारी दल रहती है वो नेताओं को फंसा के अपने पक्ष में करती है ताकि उनकी धार को कुंद किया जा सके। और रही बात, सत्ता में पहुंचने के लिए भी कई दांव पेच होते हैं, जिसमें आजकल विभिन्न तरह की आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। लेकिन सत्ताधारी में तो पहुंचने के लिए 30 से 35% जिसको वोट मिल गया वो उसका काम बन जाता है। तो उसी के इर्द गिर्द इन लोगों की सेटिंग चलती रहती है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, या चाहे वो अम्बेडकरवादी हो। क्योंकि आज के तारीख में अम्बेडकर का नाम लेने वालों की तादाद तो बहुत है, लेकिन उसमें बहुत ही कम अम्बेडकरवादी बच गए हैं। उन जो बचे, जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, मैं उनको छद्म अम्बेडकरवादी कहता हूं, क्योंकि वो भी जितनी घटिया राजनीति हो सकती है वो उसमें संलिप्त रहते हैं, अम्बेडकर के आदर्शों को बेचने का भी काम करते हैं और जोर शोर से अपने को अम्बेडकरवादी भी बोलते हैं। तो ये एक चरित्र का संकट, कार्य का संकट है उनके पास। और नेता इसलिए बीजेपी के पास जाते हैं कि बीजेपी या जो भी सत्ता में रहती है वो विभिन्न स्रोतों से उनके आर्थिक हितों का संरक्षण करती है, तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। क्योंकि उनको ये तो लगता ही है कि भाई अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दलितों की स्थिति ऐसी है कि उनका सहयोग तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उनका विरोध, उनका उत्थान कोई करना नहीं चाहता, चाहे वो सवर्ण हो या ओबीसी हो। वो भी जो बारीकी से आप जाएंगे उनके व्यवहारिक आचरण पर आप देखेंगे, तो इसलिए दलितों के लोग निराश होकर, जो नेता होते हैं वो देखते हैं कि भाई हमारा सभी शोषण कर रहा है, तो जो ज्यादा प्रलोभन देता है उसके साथ सट जाते हैं। लेकिन जब तक जनता का भला नहीं हो तब तक वैसे प्रलोभन प्राप्त लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। जो पहले से कुछ पैठ बना के जनता में नेता बन जाते हैं तो उनकी भी खत्म होती जाती है, और नेताओं की विश्वसनीयता इसी से खत्म हो गई है। चाहे महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर हो, कबाड़े हो, या अभी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो ये सारे लोग जो नेता हैं इनकी विश्वसनीयता रह नहीं गई है। हम चाहे लेकिन बोले, इसके बावजूद एक बड़ी बात है, आएंगे सर आपकी और फिर दोबारा आएंगे, पहला राउंड में थोड़ा छोटी छोटी टिप्पणियां रखते हैं। इसके बाद मतलब जो राजन सरकार है वो ये है कि भाई टैक्टिकल समझौते ये हैं, और कई बार स्वार्थ भी होता है, और उसमें ठेका पट्टा, कई बार मैं कहता भी हूँ कि ठेका पट्टा, दूसरी अन्य चीजें, नौकरियों और सारी चीजों में आप लंबे दौर तक, तो ये टैक्टिकल समझौते हैं। इस घटना ने कम से कम ये सिद्ध किया है कि आइडियोलॉजिकल समझौते के लिए मास अभी तैयार नहीं है नेताओं। लेकिन बिहार वगैरह में हेमंत सर उल्टी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। नहीं, आपका कहना सही है कि आइडियोलॉजिकल नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकल में क्या होता है ना कि सत्ताधारी दल विभिन्न तरह से प्रलोभन देके और विकृत करता है सिद्धांतों को। ये इसको बात को समझने की जरूरत है। सिद्धांतों को विकृत करके, मैंने कहा ना कि जैसे छद्म अम्बेडकरवादी लोग हो गए हैं, उसी तरह से छद्म लोगों को खड़ा करके
और चूंकि उनको तो एक छोटे समय में लाभ, लेकिन हाँ, इससे छोटे सिर्फ बात समय, नहीं बनेगी। हाँ, हम लोगों को बहुत ईमानदारी से बात करनी पड़ेगी। इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी। हम आते हैं आपकी ओर। हमारे सारे नेता जो अम्बेडकरवादी धारा के नेता हैं वो यही हैं, लगभग 80% जो स्वतंत्र दलित पॉलिटिक्स है वो लगभग इधर है। और बहन जी की जो राजनीति है वो देख रहे हैं हम लोग कि वो उन पर आरोप लगता है, मैं उससे बहुत सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन है कि बीजेपी को सपोर्ट करते हुए चल रही है। तो मैं आता हूं आपकी ओर। हेमंत सर, यहां तो दबाव समूह भी नहीं है बिहार में। इतनी अच्छी बात करने वाले मांझी जी देखिए अब कैसी कैसी बातें करने लगे। जो कभी मुख्यमंत्री के रूप में कितनी क्रांतिकारी बातें कही, उसके बाद भी उन्होंने बातें कही। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर कम से कम एक दबाव समूह ने पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हालांकि अभी भी ये नाम नहीं ले रहे हैं गोलवलकर का, पता नहीं क्यों, कोई क्या हित इनका छिपा हुआ है। हेमंत सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। धन्यवाद। ये मैं समझता हूं कि जो खास करके बिहार के संदर्भ को सामने रख करके मैं बात करना चाहता हूं कि जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स थी या है, उसने इन चीज़ों को ज़्यादा एक तरह से बढ़ावा दिया है। और वो कि जो सेटिंग की राजनीति है कि कौन किसके साथ सेट हो रहा है और उसके साथ कैसे उसकी राजनीति की गोटी जो है वो लाल हो रही है, उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो रामविलास जी को सामने रख करके मैं बात करूं तो रामविलास जी जिस तरह से उभर करके सामने आए, और वो कर्पूरी जी का ज़माना था जब वो उनका इमरजेंस हुआ और उनको कर्पूरी जी का संरक्षण भी मिला, और वो जब आगे गए तो उसके बाद एक दौर था जब वो बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते थे। लेकिन वो भी था क्या कि वो अपने भाषणों में माने जाते थे। जमीन पर ऐसा कोई काम मुझे नहीं पता है कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा आंदोलन किया हो या किसी आंदोलन का नेतृत्व किया हो, बल्कि उन्होंने एक सेना भी बना रखी थी। उसका नाम मुझे अभी दलित सेना। तो कभी कभी उसको लेकर के कटाक्ष भी होता था राजनीतिक जगत में कि रामविलास जी ने एक ऐसी सेना बनाई है जो कभी लड़ती ही नहीं है। तो कोई बड़ा राजनीतिक आंदोलन दलितों के मुद्दों पर, चाहे वो भूमि सुधार का सवाल हो, चाहे दलितों को जमीन देने का मसला हो, या दलितों के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न के मसले पर कोई बड़ा आंदोलन हो, या दलितों के आत्मसम्मान के सवाल पर, इन सवालों को लेकर के कभी ऐसा हुआ नहीं। तो एक तो जो लैग करता है जो चीज़ वो साफ साफ दिखाई देता है कि जब आपका जो नेतृत्व समूह है वो इन चीज़ों को अगर एड्रेस नहीं कर रहा है, तो बाबा साहब, इसीलिए आज की तारीख में आप देखेंगे कि बहुत एक ऐसा तबका है दलित नेतृत्व का या उसका कि जिसमें सिर्फ वो उनको नारों में ही महदूद कर देता है, नारों तक ही सीमित कर देता है, और बाकी उनकी पूरी वैचारिकी को वो एक तरह से उससे अपने आप अलग कर लेता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि ये वैचारिकी क्या है और बाबा साहब केवल ये नारेबाजी करने का क्या मतलब है। जैसे कि ये अगर आप देखें कि जो सबसे अधिक बाबा साहब को लेकर के चुनौती किसको मिली या बाबा साहब ने चुनौती किसके सामने पेश की, वो संघ की विचारधारा थी, जिसमें सीधा सीधा जब वो टकराव बाबा साहब एक तरह से उस के मुद्रा में आते हैं, जब कहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वह इस देश के लिए किसी विपत्ति से कम नहीं होगा और यह बंधुता, स्वतंत्रता और समता के खिलाफ है, और लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। तो यह जब वो कहते हैं तो वो सीधा सीधी आरएसएस के और हिंदुत्ववादी ताकतों के साथ टकराते हैं। तो ये जो ताकत है वो इन ताकतों ने उस खतरे को बिल्कुल बहुत गंभीरता से उसको पहचाना, और उन्होंने उनके सामने एक चुनौती थी कि इस समाज को जिसकी मुक्ति के लिए बाबा साहब काम कर रहे हैं उसको कैसे अपने फोल्ड में लाना है। उसके लिए लंबा इंतजार किया उन्होंने, और एक दौर भारतीय राजनीति में वो आया, और खास करके मोदी रिजीम को मैं मानता हूं कि उस दौर में इसको बहुत अधिक ये गति मिली,
और इसमें दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एक तरह से हिंदुत्व की पैदल सेना बनाने में उनको सफलता मिली। इसमें जो है वो चाहे दलित नेतृत्व हो या वो सोशल जस्टिस प्लैंक के जो भी नेता हो, वो सोशलिस्ट नेता हो, या जो भी उसमें आप कह लीजिए कि जो मंडलवादी नेता जो है, उन लोगों के सामने आज चुनौती क्यों इतनी बड़ी हो गई हुई है? इसलिए बड़ी हो गई है कि आपने अपने मासेज को लेकर के कभी उनका राजनीतिक प्रशिक्षण अपने एजेंडे पर रखा ही नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि नेतृत्व समझौतावादी होता चला गया और जनता अस्मिताओं की राजनीति की वजह से उनके पीछे खड़ी होने को मजबूर हो गई। उसको लगता है कि चलिए अब चिराग पासवान है, जो व्यक्ति कहता है कि हमको गैस सिलेंडर की सब्सिडी की तरह आरक्षण भी छोड़ देना चाहिए, जो व्यक्ति कहता है कि हमको जो कुछ भी मिला है वो महाकाल ने दिया है, और वह व्यक्ति अम्बेडकर का भी नाम लेता है, उसके सामने अम्बेडकरवादी समूह भी पीछे उसके खड़ा होकर उसको वोट डाल देता है इस नाम पर कि ये हमारी जाति का है। जीतन राम मांझी उसी तरह का नाटक करते हैं, उनके मंदिर जाने पर मंदिर की धुलाई पुछाई होती है, उसके बाद वो कभी ये ब्राह्मणों को जूते मारने की बात करते हैं, फिर ब्राह्मणों की पांव पूजा करते हैं, उसको घर पर बुला कर खिलाते हैं। तो ये जो उनका विरोधाभास है, ये क्या दिखाता है? ये जो अपॉर्चुनिज्म जो है तरह का, जो उस अपॉर्चुनिज्म ने इन ऐसे लोगों को मौका दिया है कि आप कभी इस तरह की बातें करके, लोक लुभावन बातें करके आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, लेकिन जब सत्ता में एडजस्ट करने की बात हो तो तमाम तरह के समझौते आप कर लीजिए और सत्ता में एडजस्ट हो जाइए। यही वजह है कि बहुत सारी घटनाएं हाल के दिनों में देश में, बिहार में हुई है। इन घटनाओं को लेकर के, चाहे वो सांप्रदायिक घटनाएं हो या दलितों के उत्पीड़न का मसला हो, इन मसलों पर इन लोगों ने जुबान खोलना जरूरी नहीं समझा है, या बाद में कुछ बोला है तो उठपटांग बात बोली है। जैसे बिहार में जो मुजफ्फरपुर कांड जो है उसको लेकर के देखिएगा तो मांझी जी का बयान, चिराग पासवान का बयान, ये लोग एक तरह से ऐसा बयान जारी करते हैं जिसमें कि सरकार सीधे निशाने पर ना आकर के, जो पूरा सिस्टम जो है निशाने पर नहीं आकर के किसी एक, अब इसमें वो नीतीश जी के खिलाफ एक गेम शुरू कर दी उन्होंने। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म इनका जो है, यही जनता को भ्रम में भी डालता है और ये दिखाता है कि देखो ये जो हमारा जो नेता है, चलो हमारी जाति का है, तो एक जो फेनेटिसिज्म है जाति को लेकर के और जाति का नेतृत्व करने वाले नेता को लेकर के, वो उनको मजबूर करता है कि उनके पीछे लामबंद हो जाए। लेकिन ये एक ऐतिहासिक गलती है जिसने बीजेपी आरएसएस को इतना आगे बढ़ने का अवसर दिया। उसमें आप सभी दलों को देख लीजिएगा कि सबने इतिहास में ऐसी ऐसी गलतियां की है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मंडलवादी राजनीति के जो नेता हैं, वो तमाम लोग इन लोगों की गलती की वजह से आज अगर कोई कहता है कि बीजेपी आरएसएस इतना आगे बढ़ रही है और उस जमात को भी ले जा रही है जिस जमात के लिए सबसे अधिक बड़ा खतरा है, तो इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेवारी तो कम से कम उन्हीं लोगों पर जाती है जिन लोगों के बारे में हम कहते रहे हैं कि इन लोगों ने उस ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा नहीं किया, बल्कि उससे मुक्ति पाली, उसको छोड़ ही दिया है। तो ये है, अगले राउंड में हम और आपसे बात करेंगे। एक दो टिप्पणियां ऐसी आ रही हैं जो रेलिवेंट हैं। मनोरमा, यदि तबीयत ठीक हो तो आप आ जाइए, लिंक भेज दूं। ये दक्षिण भारत के बारे में बता रही हैं। क्या दक्षिण खास तौर पर तमिलनाडु अम्बेडकरवादी जो पेरियारवादी राजनीतिक धारा के समानांतर और साथ दोनों हैं, उत्तर से एकदम अलग हैं। अब इसके उत्तर में एक और उत्तर भी ये खुद ही बता भी रही हैं कि पिछले सालों में कई मौकों पर, चाहे भाजपा का हिंदू राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, सीए एनआरसी का विरोध हो, एनपीआर की बात हो, पेरियारवादी और अम्बेडकरवादी समूह, इस सब के विरोध में एक साथ एकजुट दिखे हैं। यही बात तो महाराष्ट्र वाली भी है। आज दबाव है, इसी दबाव की तो हम लोग बात भी कर रहे हैं। मसला एक तरफा नहीं है कि नेताओं का जो है, तो ये है मनोरमा, यदि संभव हो तो आ जाइए, अब बात भी रखिए। एक बात, हालांकि आपसे टिप्पणी नहीं लूंगा अभी इस पर हेमंत जी, लेकिन आपसे शेयर कर रहा हूं। सूरज सिन्हा ने कही है, आज हम लोगों ने इस पर सुबह बात भी की थी, इस पर एक एपिसोड भी करेंगे। कोशिश संभव हो तो सूरज जी या और लोग जो भी हों, आयोगों में किन लोगों को लाया गया, कौन से आयोग बनाए गए। पिछली बार जो आयोग बना था महागठबंधन के साथ जब सरकार थी, नीतीश जी थे,
तो थोड़ा इंक्लूसिव दिखा था। लेकिन इस बार जो बोर्ड में और आयोगों में जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी कथा अलग है। कह रहे हैं कि बहुतेरे आयोगों के गठन की अधिसूचना देखने से पहले बार पता चला कि हमारा बिहार भाजपा में हो चुका है। इस पर एक विमर्श हो कि कौन इन्हें आयोग में जगह दिया। नीतीश जी तो ऐसे नहीं थे। आज हम लोगों ने सुबह सुबह इसी पे तो बात की, आगे भी करेंगे। शकीब, इससे तो एक बात तय है कि अम्बेडकरवादी समूह प्रैग्मेटिक तौर पे या थोड़ा पॉलिमिक्स करते हुए इस स्पेस पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता पूरी तरह से पैन इंडिया। मनोरमा वाली बात देख लीजिए, महाराष्ट्र में दबाव पड़ा थी, जयदीप कबाड़े को सफाई देनी पड़ रही है। यहाँ भी खुल करके, हालांकि यहाँ वाले तो अलग ही हैं, यहाँ की बात छोड़ दीजिए जो हेमंत जी ने कहा। तो ये एक सीन है वह। आप कैसे देखते हैं? हालांकि आप भी कई बार शिकायत करते रहते हैं कि दलितों ने और ओबीसी ने सपोर्ट कर रखा है बीजेपी को। आपकी भी शिकायतें सामने आते रहती है। शकीब साहब, देखिए, दलितों ने और हम सबको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर जी, सभी लोगों को बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी हेमंत भाई जो कह रहे थे, हेमंत भाई की बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि एक तो ये अवसरवाद है और जो है एक जो भीड़ है वो अस्मिता के नाम पर उन नेताओं के पीछे चलती रहती है। और आरएसएस का जो मनुवाद है, आप उसको जिस तरह से भी देखें, या मौजूदा भागवतवाद है, वो इनको कंट्रोल करता रहता है। अब जैसे आप उदाहरण के तौर पे मांझी जी को देख लीजिए। अगर भाजपा को आरएसएस लालू यादव की आलोचना करनी होती है तो वो मांझी जी को आगे बढ़ाता है। अभी आप लगातार देखेंगे बैक टू बैक मांझी जी लालू यादव पर अटैकिंग मोड में रहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले साल सितंबर में जब महादलित बस्तियों में आग लगाई गई थी नवादा में, तो सबसे पहले मांझी जी का बयान आया था कि यादवों ने लगाया है। और उसके बाद अभी उनको क्या हुआ, ये जो कुंभ चल रहा था, कुंभ के दौरान वो चले गए वहां। अभी जबकि जिस आदमी के मंदिर जाने पे मंदिर से की धुलाई हुई है, वो आदमी कुंभ स्नान करके फोटो ट्वीट करके दिखा रहा है और लिख रहा है कि जिसको जलना है जलते रहे। मतलब वो लालू यादव पर कटाक्ष कर रहे थे। तो जब दलित राजनीति की दिशा ये हो जाएगी कि तमाम चीजें जो है वैचारिकी से हट के अवसरवाद पर केंद्रित हो जाएंगी, और ये सूरज भाई जिस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से आयोग और बोर्डों का गठन हुआ है, निश्चित रूप से अभी बिहार में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ है। अध्यक्ष तो गुलाम रसूल बलियावी बनाए गए हैं, लेकिन आप बाकी सदस्यों की सूची देखिए। हमारे मुंगेर से 2 लोग हैं और दोनों भाजपा से हैं। हमारे मुंगेर से 2 लोग हैं, दोनों भाजपा से हैं। देखिए, बकरीद का टैगलाइन है मांसाहारियों के लिए, बकरा खाएं और बकरा बनने से बचें। हाँ, बिल्कुल सही, अच्छा कह रहे हैं ये, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, अच्छा क्या कहा है उन्होंने। देखिए, असल में मसला ये है कि ये जो रिटेलिएशन की जो ताकतें हैं, या अम्बेडकरवादी समूह जो है, वो उस तरह से जनता में अपनी पैठ बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। हालांकि सम्मेलन भी हो रहे हैं, सामाजिक न्याय सम्मेलन भी हो रहे हैं, छोटे छोटे समूह भी अपनी ओर से कोशिश करते रहते हैं। बिहार के अंदर भी हम देखते रहते हैं। बेगूसराय में कई बार अभी लक्ष्मण यादव आ चुके हैं, उधर भागलपुर में अभी शायद 11 तारीख को फिर लक्ष्मण यादव आने वाले हैं। वो एक कोशिशें अलग चलती रहती हैं, लेकिन उसका असर जो है वोटिंग पैटर्न पे नहीं पड़ता है। या फिर इन नेताओं के पीछे का जो इन नेताओं के पास आप कह लीजिए कि संसाधन ज्यादा हैं, तो संसाधनों का इस्तेमाल करके ये उस भीड़ को अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं। जो उनके मौलिक सवाल हैं उनसे इतर ले जा करके, रोटी रोजी का जो सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का जो बुनियादी सवाल है, उससे हटा करके ये उनको अपने पीछे खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं अपने संसाधनों के दम पर। और उस तरह से चूंकि संसाधन की भी कमी होती है हम लोगों के पास में, जो हम लोग वैचारिकी की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारे जैसे कुछ लोग हों या दलित समाज के लोग हों या जो दलित संगठन है जो भी है, तो विचार की जहां लड़ाई लड़ते हैं वहां, और सकारात्मक विचार की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे पास संसाधनों की भी कमी होती है। अभी मैं आपको अपनी ही कौम की बात बता देता हूँ। मैं अभी मुशायरा करवाने निकल जाऊं, मैं कहूँ कि मैं वसीम बरेलवी को बुला रहा हूँ, माजिद देवबंदी को बुला रहा हूँ, इमरान प्रतापगढ़ी को बुला रहा हूँ, तो मेरे पास 10 लाख रुपए चंदा आ जाएगा 1 महीने में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं सामाजिक न्याय सम्मेलन करूंगा, किसी अच्छे वक्ता को बुलाऊंगा, चंद्रशेखर साहब को बुलाऊंगा, या प्रशांत भूषण को बुलाऊंगा, या लक्ष्मण यादव को बुलाऊंगा, या नवीन कुमार को बुलाऊंगा, या संजीव चंदन को बुलाऊंगा, तो वहां मुझे 50,000 रुपए इकट्ठा करने में महीनों से ज्यादा लग जाएंगे। तो ये एक वो है स्टेट ऑफ मतलब माइंडसेट भी है आदमी का कि आप सकारात्मक चीजों की तरफ नहीं जाते हैं। आपको बड़ा शॉर्टकट का रास्ता आसान लगता है, झंडा ले लिया, नाच लिया, किसी रैली में चले गए, वहां पूरी सब्जी का पैकेट मिल गया, खा लिया, फिर वहां से
नारेबाजी करते हुए चले आए। तो वो चीजें हैं, विचार की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो संसाधनों से चूंकि कमजोर हैं, और कहीं ना कहीं पर वो भी जाकर के एक बार मतलब कहीं दिखता है कि वो भी सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं। समाज में उस तरह से वो वोकल होकर के नहीं बोल पाते हैं जिसके खिलाफ वो, जिस विचार की लड़ाई वो लड़ते रहते हैं। जी, लेकिन आज हम लोग देखिए, ये तो सब चीजें हैं, ये सभी समूहों में, सभी जातियों में ये वाला तत्व है। इसके बावजूद एक ही वक्त में, और जो जिसको मराठी में पुरोगामी बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव बोलते हैं, हिंदी में प्रगतिशील बोलते हैं, तो वो धाराएं भी अपने ढंग से काम कर रही होती हैं। अम्बेडकरवादी धाराएं भी अपने ढंग से काम, बहुजन धाराएं भी अपने ढंग से काम कर रही होती हैं। तभी विजय सर जो दबाव बना, दबाव तंत्र भी तो इसी तरह काम कर रहा है। एक दूसरा, क्यों ना हम अपने नेताओं को, ये सवाल मुझसे, मैंने जब वहां अम्बेडकर वो औरंगाबाद में अपनी बात कही, तो वहां एक डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर बैठे थे, काफी बुजुर्ग, उन्होंने एक सवाल रखे और बड़ी सही दिशा में बात कही। अक्सर मैं भी इस बात का हिमायती हूं कि कुछ तो ये जो अम्बेडकरवाद दलित नेता हैं, या तो घर बैठ जाएं, हमारी आपकी तरह डिस्कशन करें, या थोड़ा प्रैग्मेटिक हों, थोड़ा पॉलिमिक्स भी करें, उनके भी स्पेस पर जाकर। हाथी नहीं गणेश है, उसकी व्याख्या उन्होंने की कि हाथी नहीं गणेश हैं, वो भी एक खास किस्म का पॉलिमिक्स है कि हम आपसे ज्यादा आपके शुभचिंतक। तो हमारी राजनीति में कोई आ रहा है तो हम आपकी राजनीति में भी तो जा सकते हैं ना, आपके स्पेस पे भी जा सकते हैं। ये सब भी कुछ हो रहा है क्या विजय सर? हाँ, देखिए, आपने ये जो बात की कि जन साधारण का जो मत है वो आइडियोलॉजी पर पक्का है, मगर नेता जो है वो शिफ्ट हो गए वहां से। तो इसके दो कारण है। एक कारण राजेंद्र जी ने जो अभी बताया, उससे मैं थोड़ा सहमत हूं कि एक अवसरवादिता, राजनीति में सरवाइव करने के लिए और टिके रहने के लिए कुछ न कुछ पोस्ट चाहिए, इसलिए अवसरवादिता की वजह से कुछ नेता सत्ताधारी पार्टी की तरफ जाते हैं। ये एक कारण हुआ, मगर ये कारण उतना, ये कारण ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमने देखने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि दलित और अम्बेडकराइट अलग अलग होते हैं। ऑल अम्बेडकराइट्स आर दलित, बट ऑल दलित्स आर नॉट अम्बेडकराइट। तो अम्बेडकराइट नेता जो बने हैं वो स्ट्रगल करके और प्रबोधन करके बनते हैं। बाबा साहब का जो पहला मिशन था, उन्होंने प्रबोधन और संघर्ष साथ साथ किया, इसलिए उनको जनाधार मिला, और इसलिए उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, उन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव, पहले जो इंडिपेंडेंस से पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे उसमें उनको रिजल्ट मिले थे। और उस वक्त बाबा साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि जो कास्ट के थोड़ी पार भी जाती थी, इसलिए मजदूरों में उनको थोड़ा सपोर्ट मिला था। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, अम्बेडकराइट का मार्जिनलाइजेशन करना ये सत्ताधारी पार्टियों का एक मेन एजेंडा हो गया है। उसमें लेफ्टिस्ट भी उनका साथ देते हैं। तो सिर्फ, और भारत के जो लोग हैं वो वोट कर, लोग क्या करें, इवन नेता जो है वो कास्टलेस होने के लिए तैयार नहीं है। भारत के आम आदमी या नेता भी कास्टलेस होकर अंबेडकर की आइडियोलॉजी अच्छी है, ये सिर्फ आजकल सिर्फ 14 अप्रैल को ही बोलते हैं, मगर जब इलेक्शन में स्ट्रेटेजी बनानी होती है, सीट का बंटवारा होता है, तब ये बातें वो इस पर वो अमल नहीं करते। ये बात है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक होमोजीनियस SC ST OBC की यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। वो करने में बीजेपी ज्यादा इंक्लूसिव है एज कंपेयर टू कांग्रेस, क्योंकि भले टोकनिज्म हो, मगर वो करने में भी बीजेपी कांग्रेस से आगे है। कांग्रेस अगर वो काम करे तो बीजेपी से ये जो है वो दूर हो जाएंगे, और कांग्रेस अगर बाबा साहब की आइडियोलॉजी की सच्ची कन्विक्शन से उस पर अमल करने के इरादे जाहिर करे, तो इससे जो अम्बेडकराइट है वो उनके साथ हो जाएंगे। और अम्बेडकराइट डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जहां अम्बेडकराइट जाएंगे वहीं पे जो, क्योंकि आइडियोलॉजी में भारतीय राजनीति में अब आइडियोलॉजी का सोर्स अम्बेडकरिज्म रहा है। क्या बिना सत्ता की संभावनाओं के अम्बेडकरवादी वहां चले जाएंगे? नहीं, अगर देखिए, अगर संभावनाएं तो पैदा करनी पड़ेंगी ना।
हाँ संभावनाएं हो, जैसे पिछले लोकसभा में संभावनाएं बनी थी, मगर अम्बेडकर को अलाइन किया, अम्बेडकर नेताओं को अलाइनेटेड किया गया, कोई भी नेता कांग्रेस ने अपने साथ नहीं लिया। उसकी वजह से उसका जो असर था वो चुनाव में दिखाई दिया। जो कंसोलिडेशन ऑफ SC ST OBC और लिबरल जनरल समाज की जो वोट है, उनका कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं वहां पे। बिल्कुल, तो ये है खैर। लेकिन आज फिर हम कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा एकदम से बचना चाह रहे हैं, लेकिन सच तो सच है, सच की तरह भी चीजें आती हैं। बीजेपी कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं राजन सर। लेकिन बिहार के मामले में देखिए, प्रैग्मेटिज्म तो है, वो तो करना पड़ेगा नेताओं को, नहीं तो जाएंगे कहाँ। जो हमने कहा सत्ता की संभावनाएं पैदा करेगी कांग्रेस आधा मैराथन, मतलब थोड़ा लेट से शुरू हुआ, आधा मैराथन बीजेपी पास कर चुकी है कास्ट वाले मामले पे। थोड़ा थोड़ा, भले ही उसका इरादा इक्वालिटी नहीं है, तो उसने देर से शुरू किया है। बिहार की स्थिति को जो हेमंत जी देख रहे हैं, उन्हीं नेताओं को भी सेंटर में रख के आप बताइए उनका प्रैग्मेटिज्म कितना है और वो सरेंडर कितना कर चुके। नरेंद्र ही सरेंडर नहीं करते, नरेंद्र के आगे भी सरेंडर लोग करते हैं। माफ करिएगा राहुल जी का। जी राजन सर। हाँ, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है दलितों का, असल में हम लोग कभी कभी जब चर्चा करते हैं दलित और OBC को तो एज ए होल समझ लेते हैं, जबकि वो होता नहीं है ऐसा। हर में अभी एक इंटरव्यू आया था, मैं पढ़ रहा था, पुराना बहुत पहले का, जगजीवन राम जी का, इंडिया हैज कास्ट क्रेसी नॉट डेमोक्रेसी। ये जो कुछ 8-10 जातियां, जो प्रभावशाली जातियां, संख्या वाली जातियां हैं, वो प्लस माइनस करती रहती हैं और वो सत्ता में बनी रहती हैं। उनके सामने सिद्धांत कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और मैंने पहले भी कहा कि जो लोग सिद्धांतवादी हैं वो उनके कोई इफेक्ट नहीं पड़ते हैं, वो कम रहते हैं लोग। और सरकार बनना तो 35% का खेल होता है, कभी इधर से जोड़े कभी उधर से तोड़े। और जो सत्ताधारी दल होता है उसको, व्यक्ति को अपने पक्ष में लाने के बहुत से तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद। तो इन चीजों का प्रभाव इतना ज्यादा हो जाता है कि जो सैद्धांतिकवादी राजनीति वाले हैं, अम्बेडकरवादी वाले लोग हैं, या जो अनुसूचित जाति और OBC एज ए होल की बात करते हैं, वो उनकी बातें जो हैं वो हवा में ही उड़ जाती हैं। वो उनका प्रभाव इतना अल्प होता है कि लोग छिटक के अपनी जात के पास चले जाते हैं। अब जैसे बिहार में जाइए तो 4 जातियों को हटा दीजिए, 5 जातियों को, जबकि हैं 21-22 जातियां, अल्पसंख्या में ही है, लेकिन उनकी स्थितियों पर कोई चर्चा नहीं होती है। उसी तरह से आप जाइए OBC में, तो OBC में भी तो 100 के करीब जातियां हैं, ऊपर ही हैं उससे, बट मेन स्ट्रीम में कितने लोग हैं? और उन्हीं के इक्वेशंस बना के हम लोग सारी चीजों की चर्चा करते रहते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल बैठे हुए लोग होते हैं वो सबके यहाँ जाता है, सब पर उसकी दृष्टि रहती है कि उसको प्रलोभित करके, उसको डरा के, धमका के, प्रलोभन जैसे भी हो, वो अपने पक्ष में किए रहती है। और ये उनके कुर्सी सत्ता में जाने का एक बड़ा कारण होता है। यदि विरोधी है जनता जरूर, लेकिन उस विरोधी जनता को, जो फ्लोटिंग वोट जिसको कहिए, मैंने अभी चर्चा किया, फ्लोटिंग वोट को समेटने की जिसकी ताकत है, पैसा और डंडा और जो भी आप कह सकते हैं, वो सत्ता में आ जाती है ये। और उसको रोकने के लिए जो सत्ता में है वो भी विभिन्न चुनाव आयोग से लेके और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग से लेके सारा जोर आजमाइश चलता रहता है। इस चीज में जो कोई रोक ले, जब हम लोग स्टूडेंट थे, बचपन में थे, तो लोग यही बोलते थे कि भाई बूथ को, जो उस समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार नहीं होता, बैलेट से होता था, बूथ पे लोग जाके वोट देते थे, तो यही लोग बोलते थे कि जो आदमी अपना वोट बूथ पर बचा लेगा वो दलित OBC का आदमी वही जीत सकता है, नहीं तो चाहे कैसा भी रहेगा उसका वोट जो है वो नहीं पड़ेगा, उसको लूटा जाएगा।
तो वही स्थिति यहाँ भी है। इस पर बहुत ही बारीकी से और बहुत ही विश्लेषण करके कोई जब तक रणनीति नहीं बनेगी और उस रणनीति को कारगर करने के लिए संसाधन नहीं रहेंगे, सफलता मिलनी बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। और ये इस मैकेनिज्म के जरिए ये जब चीजें हासिल हो जाती हैं तो उसके बाद जो आप कह रहे हैं एज ए होल दलित कम्युनिटी पे, मान लिया बीजेपी के साथ बहुत सी जातियां जाती हैं तो होल दलित कम्युनिटी पे सवाल उठता है। लेकिन मेरा एक सवाल का फिर भी जवाब दे दीजिए सीधे सीधे कि बिहार के दलित नेता क्या सिर्फ पॉलिमिक्स या प्रैग्मेटिज्म तक ही सीमित हैं या सरेंडर्ड हैं? बिहार के दलित नेता जो हैं वो विभिन्न दलों में अवसर तलाशते हैं, जहां अवसर मिल गया वहां उसके हिसाब से सेट हो जाते हैं। उनके पास कोई व्यापक दलित हित की कोई बात नहीं है। आज दलितों के शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के योजनाओं पर कोई समीक्षा नहीं होती। लंबे चौड़े वादे जरूर होते हैं, लेकिन आज छात्रों की छात्रवृत्ति बंद है, एडमिशंस में क्या हालत है, रोजी रोजगार की क्या हालत है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है ये नेताओं से। ये नेता बस केवल अपने आका के इशारे पर बयान देते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। दलितों में उनकी पैठ नहीं है तो चुनाव के समय कुछ उनके बीच में प्रलोभन देके, कुछ धन बांट के, कुछ आगे पीछे घुमा के लोग वोट बटोर लेते हैं और इससे ज्यादा इन लोगों की भूमिका नहीं रहती है। जी, यानी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सक्षम हो जाएगा, जो जहां यदि नरेंद्र मोदी की काट के लोग खड़े हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को भी नहीं वोट मिल पाएगा। अब वो सवाल है कि उनकी काट की रणनीति कैसे बने, ये रणनीतिकार पर निर्भर करता है। और एक रणनीति हर जगह कारगर नहीं हो पाती है, क्योंकि हर जगह का जो जातीय इक्वेशन है वो अलग अलग है। जी बिल्कुल। विनय सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनय जी और फरज शकीब आपकी और बाद में आएंगे। सबसे पहले हेमंत जी, एक जो सूरज सिन्हा की टिप्पणी है उस पर भी टिप्पणी करिएगा। बात सिर्फ दलित राजनीति की नहीं है, बात तो ओबीसी राजनीति की भी है। और जो 30 सालों 35 सालों में हम कहते हैं, मानकर चलते हैं, उसको एक्सटेंशन के तौर पे ही देखते हैं, लालू नीतीश राज है और उसके खिलाफ जो है मोहन भागवत ने एक एजेंडा यहाँ पहले से दे रखा है। सुबह सुबह भी हम लोगों ने बात की थी। अब ये देखिए जो आयोगों में कंप्रोमाइज है वो क्या है, वो भी तो एक वैचारिक समझौता। ये कैसे मानकर चलें कि नीतीश जी इतने गाफिल हो गए हैं कि वो एकदम से साइन तो अंततः उनकी तरफ जाता ही होगा। डिसीजन तो उनके हैं, डिसीजन है तब भी रामविलास ये चिराग पासवान का रिश्तेदार भी और मांझी जी के रिश्तेदार भी, सब कुछ सारा बैलेंस, इतना बैलेंस चीजें आ रही हैं, तो क्या उस दिशा में एक समझौता भी नहीं है? हेमंत सर, अपनी राजनीति छोड़ देने का जो मामला है। जी देखिए संजीव जी, मैं समझता हूँ कि जो आम्बेडकरवादी राजनीति जो है या आम्बेडकरवादी जो वैचारिकी है, इसको थोड़ा अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दलितों का ही फलसफा है। बाबा साहब की पूरी वैचारिकी को अगर आप देखेंगे तो ये हम कम से कम हम सब लोगों ने तो कुछ ना कुछ उनको पढ़ा ही है। आपने उनको ज़्यादा पढ़ा है, तो आप बताइए कि उनका जो उनकी जो पूरी वैचारिकी है वो क्या सिर्फ दलितों की मुक्ति का रास्ता है या पूरे देश एक आधुनिक भारत बनाने का विचार है? तो एक आधुनिक भारत बनाने का विचार सभी शोषित वंचित लोगों की मुक्ति का रास्ता और उसके बाद सबकी तरक्की का रास्ता, ये रास्ता जो है क्या सिर्फ दलितों के लिए है? ये अगर सबके लिए है तो इसकी जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उन सबके ऊपर सवाल है कि आज अगर जो पिछलग्गू, चाहे वो दलित पिछलग्गू होता है, और दलितों की मजबूरी ये है कि वो सोसाइटी में बहुत पावरफुल प्लेस ऑक्युपाई नहीं करता है बनिस्बत की अन्य जातियों के अपेक्षा। मान लीजिए कि जैसे कि अगर कहें कि बिहार में अगर यादव जाति है
तो वो संख्या बल के लिहाज से और अपनी आर्थिक ताकत के लिहाज से वो एक पावरफुल प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। तो उसके साथ उसकी जो फॉलोइंग है, उसका जो लीडरशिप है, वो थोड़ा स्टेबल नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दलितों के साथ उनका लीडरशिप, वो उसमें स्टेबिलिटी इस वजह से भी नहीं रहती है कि उसको लगता है कि किसी न किसी पावर सेंटर के साथ चिपक करके और उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लिया जाए। रामविलास जी ने यही किया। रामविलास जी का जो इतना बड़ा शिफ्ट हुआ कि वो सीधे उठ करके और दक्षिण पंथ की गोद में बैठ गए, मरने तक उसी की गोद में बैठे रहे, तो ये किसका हस्न है? तो मैं समझता हूँ कि ये आज की तारीख में ये सभी दलों के सामने चुनौती है जो दक्षिण पंथी राजनीति के खिलाफ है। और उसमें क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, क्या समाजवादी पार्टी या क्या बसपा या जो भी कह लीजिए, जो गैर बीजेपी सोच वाले जो पार्टियां हैं, उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि आप बाबा साहब की जो पूरी वैचारिकी है, उस वैचारिकी के लिहाज से अपने आप को सोसाइटी से कितना जोड़ते हैं, सोसाइटी को कितना अधिक आप चेतना संपन्न बनाते हैं उन मुद्दों पर। ये इसका जो फेलियर है, उस फेलियर ने सबके सामने चुनौती पेश की है, चाहे वो सोशलिस्ट धारा हो, चाहे वो अम्बेडकरवादी धारा हो, ये सबके लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है। अब एक चीज और आपको बताऊंगा कि एक बड़े पत्रकार ने मुझसे बातचीत में कहा, यूपी के एक बड़े नेता के बारे में, कि उनसे जब एक चुनावी यात्रा के दौरान जब एक हेलीकॉप्टर में वो साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को अम्बेडकर को के सामने रख करके और उनकी वैचारिकी को सामने रख करके अपनी राजनीति के केंद्र में रख करके काम करना होगा, तब आपको ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि बाबा अम्बेडकर का क्या योगदान है जो उनको लेकर के काम करे इसमें। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि आप किसी लोहियावादी नेता की बात कर रहे हैं। यस, तो आप समझिए कि ये जो वैक्यूम है, ये वो इतना पावरफुल आदमी वो थे जिन्होंने पूरी सत्ता पलट दी, लेकिन बाबा साहब को समझने में उनको 50-60 साल के बाद भी वो नहीं समझ पाए कि बाबा साहब क्या चीज थे और किसी मुक्ति के लिए काम कर रहे थे। तो एक तो सत्ता जो ये खास करके जो सोसाइटी का जो अपर हिस्सा था, उसने उनको महदूद किया कि ये दलितों के नेता है, और इसी रूप में बहुत लंबे समय तक वो दबे रहे। और दूसरी तरफ जो भी इवन की उनको कांग्रेस में जितना नेहरू समझते थे, जितना गांधी समझते थे, जितना पटेल समझते थे बाबा साहब को, उतना बाकी लोग क्या समझते थे उनको नहीं समझते थे। या जो कांग्रेस ने क्या सचेतन प्रयास किया कि उनको जी हाँ कंप्लीट करिए। कांग्रेस ने तो हम कि क्या कांग्रेस ने ये ऐसा सचेतन प्रयास किया कि बाबा साहब की पूरी वैचारिकी जो आरएसएस की जो चुनौती है उससे लड़ने के लिए मजबूत हथियार है, इसको आगे बढ़ाया जाए। जो आज जो राहुल गांधी ये पूरे प्रोग्रेसिव खेमे की तरफ रहा, कांग्रेस और दलित ये लेफ्ट दोनों के ऊपर के तरफ रहा। हेमंत सर आपसे लेकिन अब एक और जो सवाल जो था, इसको मैंने दूसरा पर्सपेक्टिव में कहा, और अभी जो कुछ हो रहा है जो नीतीश जी को लेकर के और आयोगों के गठन को लेकर, बिल्कुल इसी पे छोटी टिप्पणी है जी। बस छोटी सी टिप्पणी मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए कि जब लीडरशिप जब कमजोर अवस्था हो जाता है, और जो बीजेपी ने बहुत सचेतन ढंग से किया है कि जिसको लेकर कहा भी जा रहा है कि नीतीश जी की इस हालत के लिए बीजेपी की भूमिका की जांच होनी चाहिए कि बीजेपी ने क्या किया उनके साथ। तो आज की तारीख में पूरा ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है, पूरा कंट्रोल 100% कंट्रोल उसके हाथ में है। नीतीश जी बस 4-5 महीने के मेहमान है, और उसके बाद वो राजनीति के किस बियाबान में जाएंगे जहां से खोजना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे फैसले बीजेपी ले रही है, और अभी जितने आयोग गठन हम रोज उसका लिस्ट देख रहे हैं, और तो अंदर से जो जितनी खबरें आ रही है कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, किसको उसमें डाल रहा है, ये सारा नियंत्रण वहां से हो रहा है। तो नीतीश जी ने तो नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया हुआ है, और सच में जो आरएसएस और बीजेपी का पैटर्न है कि आपका इम्यून सिस्टम को कमजोर करे
और उसके बाद जैसे बीमारियां पूरा घेर लेती हैं वैसे घेर ले। नीतीश जी के साथ यही हो रहा है हेमंत जी। जी बिल्कुल जी, तो ये है। और हम लोग और बात करेंगे, आयोगों पे हम सबकी नजर है। और जो भी आउटसाइड पैनलिस्ट हैं वो हमें कुछ लिस्ट दे सकें, कुछ जानकारियां दे सकें, तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पे जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, सूरज जी तो जुड़े हुए हैं, वो जरूर हमें बताएं। सकीब, लेकिन फिर भी एक चीज बताइए कि दबाव समूह दलितों के भीतर है, और वो है इसलिए ये घटना घटी। एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग आज बैठे हैं कि जयदीप कवाड़े को पीछे हटना पड़ा। यदि उन्होंने कर दिया होगा तो, यदि नहीं किया मान के चलते हैं, उनके फेस वैल्यू पे लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हमने और भी रामदास आठवले के यहाँ से भी एक बार ट्वीट हो गया था, जब वो सत्ता में नहीं आए थे, उसके पहले ही, जब बीजेपी के साथ नहीं गए थे या जा चुके थे उसके बाद, लेकिन तब राज्यसभा में शायद नहीं गए थे, तब भी हुआ, उन्होंने तुरंत पीए को हटाया, उनको तुरंत संज्ञान, वो बवाल नहीं कटा था। तो ये एक दबाव समूह मुसलमानों के भीतर ऐसा क्या कोई आपको दिखाई पड़ता है कि मुसलमान मोहम्मद साहब के मामले पे या मतलब धार्मिक रूप से ज्यादा फ्रेजाइल दिखाई पड़ता है, और दूसरे मसलों पे जो एक खास दबाव, बल्कि उल्टा हो रहा है। ये वाली जो सत्ता है वो सुन्नी मुसलमानों को, मैं कैसे कहता हूँ, सुन्नी मेल को बदनाम वाले फॉर्म में काम करते हुए जो कुछ काम था वो खुद ही कर दे रही है। वो तिरपर तलाक वाला कुछ अपना घालमेल करके जो कर दे, वो कुछ दूसरी बातें और कर दे रही है। आपको कोई दबाव समूह इस तरह से दिखाई पड़ता है मुसलमानों के भीतर, धार्मिक फ्रेजाइल होने के अलावा? एक बात और एक और सवाल, आप तो एक लंबे दौर से प्रोग्रेसिव चेतना के लोग रहे हैं, तो आप बताइए कि बाबा साहब को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में पहले इसके, वो शाहीन बाग के पहले भी थोड़ा कुछ अच्छा था क्या? कैसी सोच थी सकीब साहब? एक मिनट, अनम्यूट कर। बाबा साहब को लेकर के मुसलमानों का एक बहुत छोटा सा तबका है जिसके अंदर नेगेटिविटी है कि वो या वो जो आरएसएस का प्रोपेगेंडा है कि वो एंटी इस्लाम थे, इस्लाम को नहीं मानते थे और वो तमाम चीजें। लेकिन उसके अलावा बाबा साहब को लेकर के कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब को डिसलाइक करने वाले मुसलमान आपको बहुत कम मिलेंगे। वो जानते हैं कि हाँ, बाबा साहब ने सोशल जस्टिस की जो लड़ाई लड़ी है और जो शोषितों वंचितों की जो लड़ाई लड़ी है, और खास करके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही मुसलमानों को भी इस देश में जो है अपने जो है आर्टिकल 26 या 27 जो भी, जिसको हटाने की बात निशिकांत दुबे करते हैं, वो तमाम जो आर्टिकल्स है वो बाबा साहब के जरिए ही मिले हैं। अगर वो नहीं होता तो मुसलमानों के लिए भी जो है, अब देखिए यूसीसी का मामला हो रहा है, तो ये उसको तो समझ में आता है कि जो कुछ भी बचा कुचा हुआ है वो बाबा साहब की वजह से बचा हुआ है। मुसलमानों के साथ देखिए क्या है कि मुसलमानों के अंदर में जो प्रेशर ग्रुप है, या अगर मुसलमान किसी सामाजिक मसले पर भी एजिटेट करता है, शाहीन बाग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको शाहीन बाग को आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो है प्रोग्रेसिव मुसलमानों ने लीड किया है जहां भी शाहीन बाग हुआ है, पूरे बिहार का आप ले लीजिए या दिल्ली का ले लीजिए। शाहीन बाग तो भारतीय राजनीति में 200 सालों में, बल्कि 100 सालों में, 200 सालों में बहुत बड़ी क्रांति थी कि मुसलमान महिलाओं ने सिटीजनशिप क्लेम किया था, जिसको बार बार कहते हैं मुसलमान पाकिस्तानी होते हैं और आदि इत्यादि, जो ये का जो टर्म होता है सिटीजनशिप क्लेम करता हुआ। उस आंदोलन को तो सैल्यूट किया जाना चाहिए और कायदे से, इतिहास में अच्छे से उस पर बात होनी चाहिए, काम होना चाहिए। जी शकीब, देखिए मैं ये एक्चुअली मैं कह रहा था कि शाहीन बाग को जो लीड करने वाले लोग थे, चाहे वो पर्दे के पीछे हो या सामने हो, वो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग थे। आप इस बात को आप बड़ा अगर माइन्यूटली उसको जो है उसका अध्ययन करेंगे तो आप कहीं पर भी आप देखेंगे, पटना, दिल्ली, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी जिले में जो वो प्रोग्रेसिव मुसलमान, जैसे मुंगेर में हम लोग थे, कोशिश बहुत हुई मुसलमानों के धार्मिक समूहों के द्वारा उसको अंडरटेक करने की। हम लोग जानते थे कि जिस दिन ये धार्मिक समूहों ने इसको पकड़ लिया, धार्मिक समूह अगर इसको लीड करने लगेंगे तो फिर ये मुसलमानों का सामाजिक आंदोलन नहीं होकर के एक धार्मिक आंदोलन हो जाए, और भाजपा यही चाहती है। फिर देखिए अब वो क्या करेंगे। अभी जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, जैसे हो सकता है मेरी बात जो है, अगर आपके कुछ व्यूअर्स मुसलमान होंगे तो मुझे गाली भी देंगे, बाद में देंगे जरूर, लेकिन मुझे तो अभी मान लीजिए कि जो है प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ को लेकर के, ठीक है। अभी बिहार में इमारत शरिया जो प्रोटेस्ट कर रहा है, अलग से जो इनके जो अमीर शरीयत हैं वो अलग अलग जाके जलसों में जो अब बात कर रहे हैं, वक्फ को लेकर के बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उसमें एक भी प्रोग्रेसिव मुसलमान स्पीकर नहीं होता है। ये सब वही
मौलवी, मदरसे वाले, मौलाना, कारी, यही टाइप के लोग रहते हैं। फिर वहाँ पे वो जो है दीन इस्लाम की बातें भी होती हैं, वहाँ जो है नात भी पढ़ी जाती है, और वहाँ जो है वो तमाम चीजें जो एक मुसलमानों के धार्मिक आयोजन की चीजें हैं वो उस आंदोलन में आपको दिखाई देती हैं। तो वो धार्मिक आंदोलन दिखाई देता है, सामाजिक आंदोलन नहीं। जबकि वक्फ की लड़ाई जो है आपका सामाजिक मुद्दा भी है, धार्मिक मुद्दा भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर भी हमला है। आप उसको अगर इस फ्रेम से हटा करके सिर्फ एक रिलीजियस इशू बना देंगे तो भाजपा को भाजपा वहां एज ले जाएगी आपके साथ में। लेकिन अभी कहाँ आपके नेता कहाँ लेके दबाव समूह मान पा रहे हैं? वक्फ को तो इस बात को हम समझ रहे हैं और ये मुद्दा है, लेकिन आपके नेताओं में तो देखिए, आप बरेलवी साहब तो बलियावी साहब, हम लोग तो क्या क्या बात कर रहे थे, यही इसी चैनल पे बात कर रहे थे, तो देखिए क्या मिल गया। मैं वही कह रहा हूँ तो वही बात है अवसर। मैं वही कह रहा हूँ संजीव भाई कि देखिए हम लोग जो है वक्फ को लेकर के मैंने कई जलसों में देखा, मैंने जहां पर मेरी आपत्ति थी मैंने आपत्ति दर्ज भी की कि भाई आप कुछ प्रोग्रेसिव लोगों को अपने साथ लीजिए। जब तक आप कुछ प्रोग्रेसिव लोगों को अपने साथ नहीं लेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में आप अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो भाजपा को इस पे एज मिलेगा। और बिल्कुल भाजपा यही चाहती है कि आप इसको एक धार्मिक समूह का आंदोलन बना करके, तो शाहीन बाग अगर इतना दिन चल गया, साल 1.5 साल तक चल गया, तो शाहीन बाग की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उसको लीड करने वाले जो लोग थे, उसके पॉलिसी मेकर्स जो थे कि वहां कौन स्पीकर आएगा, कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, वो तमाम जो लोग थे वो प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग थे। उसको कोशिश बहुत की गई मुसलमानों के जो धार्मिक समूह हैं उनके द्वारा हथियाने की, लेकिन उसको हम लोगों ने जो है आप कह लीजिए कि हम जहां पर जो लोग जो प्रोग्रेसिव मुसलमान अपने लेवल पे लड़ सकते थे वो लड़े, एजिटेट किया, लेकिन उसको अपनी कंट्रोल में रखा और अपने हिसाब से उसको चलाया। जी है। हालांकि हम लोग आप बड़ा होपफुल थे बलियावी साहब को लेकर के कि बलियावी साहब फिर से उधर तो है, और शाहीन बाग आंदोलन को मैं भी बहुत करीब से देख रहा था, निजी तौर पे कई जगह कई मंचों पे गया भी और मैकेनिज्म को भी देख रहा था। तो ये आप सही कह रहे हैं विनय सर। छोटी, अब चूंकि समय 1 घंटा 2 मिनट हो गया और एक सवाल और बिहार पर आ गया, इसलिए ओपन क्वेश्चन करूंगा, लेकिन एक छोटी टिप्पणी आप करिएगा साउथ को लेकर। मनोरमा की टिप्पणी है, उसमें एड ऑन करिएगा, घटाव करना हो तो घटाव करिएगा, मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट सब जो करना हो आपको। इन्होंने कहा है क्या दक्षिण खासतौर पर तमिलनाडु अम्बेडकरवादी जो पेरियारवादी राजनीतिक धारा के समानांतर और साथ दोनों हैं, उत्तर से एकदम अलग हैं। एक तो ये पूछ रही हैं, इसमें साथ में ये जोड़ रही हैं कि कई मसलों पर जो दलित और अम्बेडकरवादी और पेरियारवादी साथ साथ दिखाई पड़े हैं। भाजपा का हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ हो, हिंदुत्व हो, सीए हो, एनआरसी हो आदि। कैसे देखते हैं वहां की दलित राजनीति? संजीव जी, दक्षिण में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कास्ट जो है वो रिलीजन पे ज्यादा भारी पड़ता है और यही है, और कास्ट की पकड़ जो है वो ज्यादा मजबूत है। और इसकी एक वजह ये है कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ है यहाँ पे दक्षिण में, खास करके अगर आप केरल की बात करेंगे या तमिलनाडु की बात करेंगे या जो है कोस्टल आंध्र की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कोस्टल इलाकों में भले क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में एक कंपटीशन भी रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो खास करके जो दलित जातियां जो रही है दक्षिण में, उनका जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो हुआ है वो क्रिश्चियनिटी के साथ साथ हुआ है ना, और इसकी वजह से उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। और यहाँ पर आप एक चीज आप देखिएगा कि दक्षिण में जो खास है कि चाहे वो नाडर है, तो आप देखेंगे पॉलिटिकल उसमें कैंडिडेट लिस्ट में भी देखिएगा नाम ब्रैकेट में लिखा रहेगा नाडर हिंदू, नाडर क्रिश्चियन, ठीक है ना। तो ये उनकी हिस्टोरिकल जो प्रोग्रेशन रहा है वहां ये चीज काउंट की है कि दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट लिया और कास्ट फैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो यहाँ पे ये चीजें उस हिसाब से, और यही वजह है कि यहाँ पे चाहे वो वहां पे एजवा का और क्रिश्चियन प्लस मुस्लिम राजनीति का जो गठजोड़ रहा है उसको बीजेपी नहीं तोड़ पाई है। एक और बात मैं कहूंगा कि देखिए, लेकिन थोड़ा वक्फ वाले मामले पे केरल में थोड़ा क्रिश्चियन उसको सहलाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वो मैंने आपको कहा ना कि जो
जो डाइवर्सिटी जो है इसमें जो छोटे क्रिश्चियन ग्रुप है उनके बीच भी लड़ाइयां हैं और उसको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई है। चाहे वो जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो है उनके बीच में और जो मेन लाइन जो कैथोलिक्स है उनके बीच में जो उनको चर्च की प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद है उसको भी एक्सप्लॉइट करने की गई, क्योंकि अभी तक बीजेपी की जो स्वीकृति जो है बड़े क्रिश्चियन समूहों में नहीं हुई है। तो ये जो छोटे समूह है जो मार्जिनलाइज रहे उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है। एक चीज और है कि वहां जी हाँ आप अपनी क्या एक बात और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो पॉलिटिकल फोर्स जो शेप लेता है, जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसमें एक छोटा न्यूक्लियर ग्रुप होता है जो इस बात का भरोसा देता है कि वो लीडरशिप पोजीशन को या जो रिफॉर्म प्रोग्राम है उसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए। जब ये नहीं होता है तो फिर जो जातियां जो होती हैं वो बिखरी होती है और कोई भी जो आउटसाइड दी कास्ट भी अगर वो भरोसा देता है उस तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी तरफ राजेंद्र जी इशारा कर रहे थे कि वो है। और जो पॉलिटिक्स का दबाव जो है जाने अनजाने में नेताओं पे हमेशा रहता है। देखिए एक वक्त जो है अंबेडकर साहब ने जो है सारे धर्मों में जब वो धर्म बदलना चाहते थे सारे धर्मों की तो उन्होंने पड़ताल की थी। वो एक समय वो मुस्लिम होना भी चाहते थे, ठीक है, फिर वो बुद्धिज्म की तरफ में गए। वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो फेल्ट नीड होती है, बड़ी जो बातें जो आइडियोलॉजिकल बातें हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कैसे उसको आप कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ में, है ना। चाहे वो राजनीति को ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करती है। चूंकि बिहार में या इधर जो सोशल प्रोग्राम्स जो है वो दलित जाति के नेताओं द्वारा नहीं चलाए गए हैं और इसीलिए उनके बीच में वो पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस तो आया है पर वो टूल्स नहीं आए जिसके जरिए वो पॉलिटिकल पावर को संचालित कर पाए और इसीलिए वो बार बार जो है वो ठगी जाती है। और एक दो सफलता की चीजें वहां रही इवन लेफ्ट के लिए भी, जैसे अजवा कम्युनिटी के बीच में यदि काम किया केरल में तो आप देखिए लंबी सफलता उनको वहां मिली है। और दूसरा जो तमिलनाडु में मुझे महसूस होता है यहाँ से वो ये कि इसके ज्यादा कास्ट का इशू है, कई बार बहुत अग्रेसिव लड़ाइयां भी हैं, लेकिन स्टेट पेरियारवादी है और लोगों के हाथ में है, चाहे वो AIDMK के हाथ में रहे चाहे DMK के हाथ में रहे। तो वैसे में उन्हें अश्योरेंस जरूर देता है। एक बार आपसे बात भी हो रही थी कि कई बार मंदिरों में जाने को लेकर के, मंदिरों में नियुक्तियों को लेकर के या दूसरे अन्य विषयों पर भी वो अश्योरेंस देता चलता है। थोड़ा थोड़ा ये फैक्टर बिहार में भी नीतीश जी के साथ था कि नीतीश जी के होने से एक सेक्शन में मुसलमानों के भीतर, दलितों के भीतर कथित जो महादलित बना दिया उन्होंने, एक अश्योरेंस रहा था कि चलिए है। बीजेपी के आने के बाद अश्योरेंस खत्म हो जाता है। संजीव जी, इस बात से भी बहुत फर्क पड़ता है कि स्टेट भले आपका साथ न दे लेकिन स्टेट आपके अगेंस्ट नहीं, ठीक है ना। ये भी चीजों को बहुत फर्क डालता है। नीतीश के होने और विजय सिन्हा के होने का फर्क है, बुलडोजर चल जाना। आज हम लोगों ने सुबह सुबह बात की है, योगी मॉडल का बहुत फर्क होता है, ये सच है। आप बात करेंगे चूंकि अब समय हो गया, 1 घंटा 8 मिनट, एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर लंबी बात हो सकती है। एक ओपन क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जो बिहार को की राजनीति को समझते हैं, 1 ही 2 लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, समय नहीं है। हेमंत जी कहें तो कहें, इसके अलावा भी समेत कई नेता नहीं, बिहार में कांग्रेस के द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम को बनाया जाना और हाल ही में दलित अधिकार मंच जैसे अम्बेडकरवादी राजनीतिक धारा के, इसके अलावा मनीष पासवान के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, अति पिछड़ा समूहों के भी लोग हैं, तो ऐसे कई नेताओं का के कांग्रेस की सदस्यता लेने और शामिल होना, क्या कांग्रेस दलित राजनीति को नए सिरे से संगठित करने का प्रयास कर रही है? क्या यह प्रयास ओबीसी केंद्रित सोशल जस्टिस मॉडल, सोशल जस्टिस राजनीति से अलग और स्वतंत्र दलित आधारित राजनीति की दिशा में संकेत करता है? क्या ऐसा कर पाएगी कांग्रेस? यानी कुल मिला के टोटल ये कह रही हैं कि कांग्रेस के जो प्रयास हैं, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, दलित
युवाओं का खास करके वहां दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अवसर दिख रहा है चुनाव लड़ने वगैरह का भी। राहुल जी लगातार सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि क्या यह प्रयास ओबीसी केंद्रित सोशल जस्टिस राजनीति से अलग और स्वतंत्र दलित आधारित राजनीति की दिशा में संकेत करता है? ऐसा कर पाएगी कांग्रेस स्वतंत्र दलित राजनीति? विनय जी, छोटी टिप्पणी आप करें या किसी और को कुछ कहना? नहीं संजीव जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है वो एक सामाजिक फोर्स के रूप में अपनी ताकत खो चुकी है, और वो जो चेंजेस जो लाना चाहती है पॉलिटिकल लेवल पे, उसका वो सोशल बेस नहीं बना पा रही है ना। तो वो पॉलिटिकल बेस के लिए दलित राजनीति को अवसर चाहिए। हाँ, हालांकि जो लोग जुड़ रहे हैं वो कम से कम तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है कि जो पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग हैं, उनको जहां भी अवसर दिख रहा है वो फ्लिप करने की, वो चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो। कांग्रेस सेंट्रिक जवाब दीजिएगा कि कांग्रेस में जो है क्या बदलाव हो रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि अब चूंकि हाँ, कांग्रेस ने जो है वो जो जिसको बोलते हैं नोशनल चेंजेस तो किए हैं, पर वो रियल पॉलिटी के हिसाब से वो कितना उनको पावर वो देते हैं पार्टी स्ट्रक्चर में और बाकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो रियल पॉलिटी में उनके पास कितना पावर डिवेल्यूड हुआ है। बिल्कुल, एक दो वाक्य में राजन सर क्या लग रहा है कांग्रेस? एक दो वाक्य में। अनम्यूट कर दिया मैंने जी। एक दो वाक्य में बताइएगा कांग्रेस के भीतर जो हो रहा है उस पर क्या अल्टरनेटिव दलित राजनीति जैसी कोई चीज खड़ा कर पाएगी यहाँ? आप सुन पा रहे हैं राजन सर? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, नहीं सुनाई नहीं पड़, आपकी आवाज तो आ रही है जी। सवाल ये है कि कांग्रेस में जो चर्निंग हो रही है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं या राजेश राम जी बने, क्या कांग्रेस बिहार में जो ओबीसी मॉडल है, लालू नीतीश मॉडल, उससे अलग कोई दलित राजनीति खड़ा कर पाने में सफल दिख रही है? एक दो वाक्य में आप नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि हाँ, लेकिन लोगों में उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता कुछ कुछ बढ़ती है, लेकिन वो जो चुनावी विजय होने का जो स्वरूप होगा वो बगैर गठबंधन के संभव नहीं है जी। हेमंत जी चले गए हैं। विजय सोनवने सर, आप भी बिहार पर नजर रखते हैं, बताइए एक दो वाक्यों में जी। बिहार में अम्बेडकरी जो विरासत है, बिहार के सबसे बड़े अम्बेडकरी नेता रामविलास पासवान जी थे, जिन्होंने बाबा साहब को बिहार में लाए। तो उनकी विरासत उनके बेटे के पास है, और ये अजीब चीज है कि वो विरासत, उस विरासत को भूलना कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है। वो अगर कांग्रेस में होते तो अम्बेडकरिज्म अच्छे तौर पे बिहार में एस्टेब्लिश हो सकता। अभी कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया वो बहुत लेट स्टार्ट है, और वहां से किसको नेता बनाना और वहां अम्बेडकरी विरासत फिर से तैयार करना, ये कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है आज की डेट में। इससे अच्छा है कि जो ऑलरेडी दलित नेता है, अम्बेडकरी नेता है, उनको बड़ी पोस्ट देके अपना पक्ष वहां पे बड़ा करे, स्ट्रॉन्ग करे। बिल्कुल। ड्राइंग मेमोयर हम लोग ऐसा हो गया ना कि हर जगह कॉन्फ्लिक्ट तलाशने के, तो कॉन्फ्लिक्ट आपने मनोरमा और हमारे बीच तलाश लिया है, कोई बात नहीं, और मुझे तो सीधे दिलीप मंडल की तरफ ही लेकर चले गए। कोई बात नहीं, ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मनोरमा कमेंट कर रही हैं और नेचुरल है कि वो सवाल रख रही हैं और होती हैं। यहाँ आज जो है असल में कांग्रेस, अजय मिश्रा कह रहे हैं, असल में कांग्रेस अब राजनीतिक पार्टी नहीं, वह एक सामाजिक पार्टी की राह पर है। तो फिर आरएसएस की जगह जगह बना लेनी चाहिए, वही काम करना चाहिए, एक नया फ्रंट बना देना चाहिए पॉलिटिकल। अजय जी, एलआर भारती कह रहे हैं कि ओबीसी की बात करना, दलितों की बात करना कांग्रेस की मजबूरी है, जाति जनगणना करवाना बीजेपी की मजबूरी है। जाति जनगणना आंदोलन बहुजन दल कर रहे थे, लेकिन श्रेय लेने के लिए कांग्रेस आगे है। चलिए सर, ये एकदम छोटी टिप्पणी जो मनोरमा वाला क्वेश्चन था कि क्या कांग्रेस एक वैकल्पिक दलित राजनीति पैदा कर पाने की स्थिति में या उसको सपोर्ट करने या खड़ा करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है? एक दो तीन वाक्यों में जी, अनम्यूट कर।
देखिए संजीव जी, मुझे लगता है कि जो वैकल्पिक दलित नेतृत्व खड़ा करने की जो चुनौती है कांग्रेस के सामने, वो एक दीर्घकालीन कार्यभार है। क्योंकि कांग्रेस ने जो भी सोनवणे सर कह रहे थे कि लेट स्टार्ट किया है, तो लेट स्टार्ट हुआ है तो वो फिनिश होने में भी समय लगेगा। लेकिन ये है कि तब उसको अपने इस एजेंडे पर, जो सोशल जस्टिस का एजेंडा कांग्रेस ने उठाया है, रखा है, उस एजेंडे पर उसको लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि आज किसी ने बातचीत में कहा कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई कॉलम लिखने वाले हैं कि आपने एक कॉलम इस टॉपिक पर आज लिखा, कल दूसरे टॉपिक पर लिखा और आप ये कहें कि हमने तो दलित पर भी लिखा है, हमने सोशल जस्टिस पर भी लिखा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस पर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कार्यभार पूरा हो सकेगा कि आपका लीडरशिप तैयार हो। तो ये अभी जो लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, जो लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उससे वो तो अभी बहुत ही शैशव काल है। इसको आगे जाने में, इसको मैच्योर होने में, इसको पूरा एक तरह से लीडरशिप की चुनौती स्वीकार करने वाला बनने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो एजेंडा कांग्रेस ने उठाया है, उस एजेंडे की कंसिस्टेंसी बनी रहे, उस पर लंबे समय तक आपको बिना डिगे काम करना पड़ेगा। कभी चुनाव आप हारेंगे भी, कभी बैकफुट पर भी जाना पड़ेगा, लेकिन हटना नहीं पड़ेगा, इससे तब होगा। लगता है संजीव जी का ये चला गया है नेट। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। विजय सोनवानी जी, हेमंत जी और एक राजेंद्र जी। कुल मिलाकर के ये है कि अगर आपको बिहार में अम्बेडकरी राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो इस समाज से आने वाले नेताओं को एक दीर्घकालीन योजना के तहत काम करना पड़ेगा। और कांग्रेस भी इसका अपवाद नहीं, उसके पास इस संबंध में विरासत तो है, पर उससे आगे काम करने की जरूरत है। आप सब इस चर्चा में आए, इसके लिए हमारे सभी दर्शकों का आभार और हमारे पैनलिस्ट का भी। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ कल, तब तक के लिए।